हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOG 176 यानी अर्थव्यवस्था एवं समाज। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद इजिली यहाँ से असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप कवर कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही आपको क्लास की सारी अपडेट मिलती है और साथ ही साथ फ्री PDF नोट्स भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों की चर्चा कीजिए। विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि या आय बढ़ाना नहीं, वास्तविक विकास का अर्थ है, वास्तविक विकास वह है जिसमें समाज के लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, संस्कृति और मूल्यों में सकारात्मक परिवर्तन आए। इसलिए विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को समझना बहुत आवश्यक है। ये आयाम बताते हैं कि विकास समाज और संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित करता है और उनसे कैसे प्रभावित होता है। यानी विकास का अर्थ क्या होता है? सिर्फ आर्थिक वृद्धि या आय बढ़ाना नहीं होता, बल्कि वास्तविक विकास हमारा वो होता है जिसमें समाज के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है और उस पे जीवन स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर समानता हो या संस्कृति हो, इन सब पे सकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है या जो सकारात्मक परिवर्तन जो आता है, वही हमारा विकास कहलाता है। विकास के दो आयामों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो हमारा है सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। ये आयाम हमें ये बताते हैं कि समाज में विकास किस प्रकार से, विकास जो है समाज में किस प्रकार से संस्कृति को और समाज को प्रभावित कर रहा है और उस पर भी किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो आयाम है वो है हमारा सामाजिक आयाम। विकास का जो सामाजिक आयाम है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसको हम चर्चा करेंगे, वो है हमारा पहला, शिक्षा और जागरूकता। विकास का पहला सामाजिक आयाम शिक्षा है। जब शिक्षा का प्रसार होता है तो लोगों में जागरूकता बढ़ती है, वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं। शिक्षित समाज अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त होकर प्रगतिशील सोच अपनाता है। यानी सामाजिक आयाम जो है विकास का पहला, वो क्या है? शिक्षा। जितना ज्यादा शिक्षा का प्रसार होगा लोगों में, उतनी ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी, अपने अधिकार और कर्तव्यों को वो समझेंगे। और शिक्षित समाज ही क्या कर सकता है? समाज में जितनी भी अंधविश्वास और जितनी भी रूढ़ियां हैं, उससे मुक्त होकर वो अपनी प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ सकता है। दूसरा जो है वो है स्वास्थ्य और जीवन स्तर। स्वास्थ्य और जीवन स्तर से क्या पता चलता है हमें? कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता विकास का महत्वपूर्ण भाग है। अच्छे अस्पताल, स्वच्छ पानी, पोषण की सुविधा से लोग जीवन स्तर उनका सुधरता है और स्वास्थ्य समाज ही हमारा आगे बढ़ सकता है। यानी स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी क्या है? विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हमारे अच्छे अस्पताल, स्वच्छ पानी, पोषण जैसी सुविधाएं लोगों का क्या कर रही हैं? जीवन स्तर सुधार रही हैं। और जब तक हमारा समाज स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी स्वास्थ्य समाज ही हमारा आगे बढ़ सकता है। इसका जो तीसरा बिंदु है वो है सामाजिक समानता। अगर हम बात करें सामाजिक समानता की, तो विकास का उद्देश्य समाज में समान अवसर प्रदान करना है। जाति, लिंग, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव कम होना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर भी मिलना क्या है? विकास का एक संकेत है। यानी समाज में विकास क्या कर रहा है? समानता को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, और भेदभाव को कम कर रहा है, चाहे वो हमारा जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, इन सबको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर भी ये प्रदान कर रहा है। पांचवा जो हमारा बिंदु है वो है सामाजिक परिवर्तन। विकास के साथ समाज में परिवर्तन आता है। पारंपरिक संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार बढ़ रहे हैं। ग्रामीण से शहरी जीवन की ओर लोगों का झुकाव भी सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी विकास से क्या हो रहा है? समाज में परिवर्तन आ रहा है। चाहे वो हमारे पारंपरिक संयुक्त परिवार हो, संयुक्त परिवार की जगह अब किसने ले ली है? एकल परिवार ने ले ली है। और ग्रामीण से शहर की तरफ लोगों का झुकाव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारा समाज में परिवर्तन आ रहा है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक आयाम की। सांस्कृतिक आयाम कौन से है विकास के? पहला जो है वो है परंपराएं और मूल्य।
हर समाज की अपनी संस्कृति, परंपराएं और मूल्य होते हैं। विकास के दौरान इनका संरक्षण आवश्यक है। यदि विकास केवल आधुनिकता को बढ़ावा दे और परंपराओं को नजरअंदाज करे तो सांस्कृतिक पहचान जो होती है हमारी कमजोर हो सकती है। इसलिए परंपराएं और मूल्य जो होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, भाषा और कला। विकास के साथ नई तकनीक और विकास का प्रसार होता है, जिससे भाषा और कला का भी विकास होता है, जिसमें हमारी लोक कला, संगीत, साहित्य को भी बढ़ावा देना क्या है, हमारा सांस्कृतिक विकास का हिस्सा है। हमारा जो तीसरा बिंदु जो है वो है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो भारत जैसे देश में अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां हैं। विकास का अर्थ ये नहीं है कि सब एक जैसे बन जाए, बल्कि विविधता का सम्मान करें और एकता को बनाए रखना भी क्या है, हमारा सांस्कृतिक विविधता है और विकास का महत्वपूर्ण चरण है। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है आधुनिकता और परंपरा का संतुलन। विकास का सांस्कृतिक आयाम ये भी है कि आधुनिक विचारों को अपनाते समय अपनी जड़ों से हम जुड़े रहें, जैसे डिजिटल तकनीकी का उपयोग करते हुए भी त्योहारों और पारंपरिक रीति रिवाजों को हम बनाए रख सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। इस प्रकार विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम बहुत व्यापक है। केवल आर्थिक प्रगति से समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे तत्वों का संतुलित विकास आवश्यक है। जब समाज और संस्कृति दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं तभी वास्तविक और स्थायी विकास संभव होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच संबंध का परीक्षण कीजिए। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र क्या है? दोनों ही सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। समाजशास्त्र का संबंध समाज और सामाजिक संबंधों और संस्थाओं और मानव व्यवहार से है, जबकि अर्थशास्त्र धन, उत्पादन, वितरण, उपभोग और संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। दोनों विषय अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसके प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर और अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने भी समाज और अर्थव्यवस्था के परस्पर संबंध को स्पष्ट किया है। यानी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। और समाजशास्त्र जो है हमारा वो सामाजिक संबंधों पे जोर देता है, ठीक है, और संस्थाओं और मानव व्यवहार से संबंधित है। जबकि अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की तो वो हमारा धन, उत्पादन, वितरण, उपभोग और संसाधनों का उपयोग पर अध्ययन करता है। दोनों ही विषय अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो हैं इन्होंने इसका एक स्पष्ट रूप से संबंध हमें दर्शाया है, वो है मैक्स वेबर, और दूसरे जो अर्थशास्त्री जो है हमारे वो है एडम स्मिथ। इन दोनों ने ही क्या करा है, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच का जो संबंध है उसको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। तो अगर हम अध्ययन विषय में समानता की बात करें, पहला जो पॉइंट है वो है हमारा अध्ययन विषय में समानता। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों मुख्य विषय मनुष्य और उसके व्यवहार हैं। समाजशास्त्र देखता है कि मनुष्य समाज में कैसा व्यवहार करता है और अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि मनुष्य सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। यानी समाजशास्त्र क्या बताता है कि मनुष्य समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है और अर्थशास्त्र हमें ये बता रहा है कि जितने भी संसाधन है उनका सीमित उपयोग कैसे कर रहा है मनुष्य। इस प्रकार दोनों ही मानव जीवन की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इनका क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी ये दोनों ही मानव जीवन की गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं और इन दोनों का ही जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब हम ये जानते हैं आर्थिक क्रियाएं सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती हैं किस प्रकार। यानी जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सामाजिक वातावरण से प्रभावित हैं। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म, संस्कृति से भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए विवाह, त्योहार, सामाजिक समारोह में खर्च करना आर्थिक क्रिया है, परंतु सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, जाति व्यवस्था या परिवार व्यवस्था भी रोजगार है, व्यवसाय के चुनाव को प्रभावित करती है। इसलिए अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। यानी जो हमारी आर्थिक क्रिया जो है वो समाज को भी प्रभावित करती है, वातावरण से, समाज के वातावरण से प्रभावित होती है। किस प्रकार से होती हैं कि जितनी भी हम आर्थिक गतिविधियां करते हैं वो केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो समाज में जितनी भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं
और जो संस्कृतियाँ हैं उनसे भी प्रभावित होती है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो त्योहार और हमारा विवाह हो गया, सामाजिक समारोह हो गए, इसमें हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं जो हमारी आर्थिक क्रिया से संबंधित है। और जो हम परंपराओं से जुड़ रहे हैं, त्योहारों का पालन कर रहे हैं, सामाजिक समारोह का पालन कर रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या किस चीज़ की झलक दिख रही है? हमारी सामाजिक परंपराओं की झलक दिख रही है। जाति व्यवस्था या परिवार व्यवस्था भी क्या है? रोजगार और व्यवसायों के चुनाव को ये प्रभावित कर रही है। इसलिए अर्थशास्त्र को समझने से पहले हमें पहले समाजशास्त्र का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं का आर्थिक पक्ष। सामाजिक समस्याओं का आर्थिक पक्ष क्या है? कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याएं सामाजिक हैं और आर्थिक भी हैं। समाजशास्त्र इन समस्याओं के सामाजिक कारणों को बताता है। अर्थशास्त्र इनके आर्थिक कारणों और समाधान पर विचार करता है। दोनों ही मिलकर इन समस्याओं का सही समाधान प्रस्तुत करते हैं। चौथा जो है वो है परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता क्या होती है? कि समाज की संरचना अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और अर्थव्यवस्था समाज को प्रभावित करती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो लोगों का जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होता है। अगर आर्थिक व्यवस्था या हमारी जो आर्थिक असमानता है वो समाज में क्या कर रही है? सभी वर्गों के बीच में क्या दे रही है? संघर्ष को जन्म दे रही है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं? निर्भर हो रहे हैं। तो अगर हम परस्पर निर्भरता की बात करें तो समाज में क्या हो रही है? अर्थव्यवस्था समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। और अर्थव्यवस्था किससे प्रभावित हो रही है? समाज से प्रभावित हो रही है। यानी समाज अर्थव्यवस्था से प्रभावित है और अर्थव्यवस्था समाज से प्रभावित है। यदि किसी देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी हमें अच्छा देखने को मिलता है, ऊंचा देखने को मिलता है। अगर आर्थिक असमानता होती है तो क्या होता है? सभी वर्गों के बीच में एक संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है हमारा वो जन्म लेता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये दोनों क्या है? एक दूसरे पे निर्भर है। अब अगर हम इनके अंतर की बात करें तो अंतर भी है। किस प्रकार से अंतर है? कि हालांकि दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है, फिर भी कुछ अंतर भी है। वो कौन से हैं? कि समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जबकि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से धन और संसाधनों का है। अर्थशास्त्र अधिकतर आर्थिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है जबकि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों और व्यवहार पर है। यानी जिस प्रकार से इनमें घनिष्ठ संबंध है उसी प्रकार से इसमें अंतर भी है कि सामाजिक क्षेत्र क्या कर रहा है? व्यापक है। ठीक है, और आर्थिक क्षेत्र जो है वो सीमित है। समाजशास्त्र क्या कर रहा है? वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर रहा है। अर्थशास्त्र क्या कर रहा है? धन से संबंधित और संसाधनों से संबंधित, ठीक है, उसकी भूमिका निभा रहा है। और अधिकतर जो है हमारे अर्थशास्त्र जो है अधिकतर वो क्या कर रहा है? आर्थिक नियमों का और सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, और समाजशास्त्र हमारा किस पे आधारित है? सामाजिक तथ्यों पर और व्यवहार पर। अब हम बात करते हैं इसके उपसंहार की। अगर हम इसके उपसंहार की बात करें तो अंत में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक है और सामाजिक जीवन को समझने के लिए आर्थिक आधार को जानना जरूरी है। इसलिए दोनों विषयों का संयुक्त अध्ययन समाज की सही समझ विकसित करने में सहायक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिकार एवं एकत्रीकरण समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी शिकार एवं एकत्रीकरण समाज मानव इतिहास में जो है वो सबसे प्राचीन समाज है। यानी हमारा जो शिकार और एकत्रीकरण समाज जो है वो मानव इतिहास का सबसे प्राचीन समाज है। प्रारंभिक मानव इसी प्रकार के समाज में रहते थे। ये लोग खेती पशुपालन नहीं करते थे बल्कि जंगलों, नदियों और पहाड़ों से भोजन प्राप्त करते थे। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे समाज पाए जाते हैं जैसे कि अफ्रीका के सैन पीपल और भारत के जारवा ट्राइब। ठीक है, इन समाजों का जीवन प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर होता था। यानी जो हमारे इसमें शिकार और एकत्रीकरण समाज जो थे वो हमारे मानव इतिहास से सबसे पुराने समाज माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो थे वो खेती पे या पशुपालन नहीं करते थे, उन पे निर्भर नहीं थे, बल्कि ये जंगलों पे, नदियों पे, पहाड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, उन पे निर्भर थे। और दुनिया में ऐसे समाज पाए जाते हैं जो हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, अफ्रीका के सैन पीपल, और भारत में भी कुछ ऐसी ट्राइब्स देखने को हमें मिलती है जिनका जो जीवन है वो प्रकृति पे पूरी तरीके से निर्भर होता है। अब इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। पहली जो विशेषता है वो है भोजन प्राप्त करने का तरीका। इन समाज के लोग जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फल, कंदमूल, बीज तथा शहद इकट्ठा करते थे। वे प्रकृति से जितना आवश्यक हो उतना ही लेते थे।
उनके पास आधुनिक हथियार नहीं होते थे, बल्कि भाले, तीर, धनुष और पत्थर के औजार होते थे। भोजन प्राप्त करना ही उनका मुख्य कार्य होता था। यानी उस समय के जो लोग थे वो भोजन जो प्राप्त करते थे वो किस प्रकार से प्राप्त करते थे कि इस समाज के जो लोग थे उनका जो जीवन था वो ज्यादातर जानवरों के शिकार पर निर्भर था, जंगल से संबंधित था। जंगल में ही रहकर वो जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका ही उपयोग करते थे, चाहे वो फल हो, चाहे कंदमूल हो, चाहे बीज हो, चाहे शहद इकट्ठा करना हो, ये सब वो उतना ही लेते थे प्रकृति से जितनी उनको आवश्यकता होती थी। और उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं होते थे, बल्कि वो तीर भाले जितने भी होते थे वो पत्थरों से बनाते थे। और भोजन प्राप्त करना ही उनका क्या था, मुख्य कार्य था। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है घुमंतु जीवन। घुमंतु जीवन क्या कि शिकार एवं एकत्रीकरण समाज के लोग स्थायी रूप से एक जगह पे नहीं रहते थे। जब किसी क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती थी तो वह दूसरी जगह चले जाते थे। इसी कारण उनका जीवन घुमंतु होता था। वे अस्थायी झोपड़ियों या तंबू बनाकर रहते थे। यानी घुमंतु जीवन यानी ये जो लोग थे वो एक ही जगह पे स्थायी रूप से नहीं रहते थे, क्योंकि इनको अपने भोजन की तलाश रहती थी। जहाँ पे भी ये रहते थे अगर वहां पे भोजन की कमी होती थी तो फिर ये दूसरी जगह पे चले जाते थे, और इसी की वजह से इनका जो नाम था वो जीवन घुमंतु नाम इनका पड़ा। और इनकी जो झोपड़ियां होती थी वो भी अस्थायी होती थी, यानी बदलती रहती थी। और कभी भी ये एक जगह पे ही तंबू बनाकर या झोपड़ियां बनाकर नहीं रहते थे, अस्थायी होती थी इनकी झोपड़ियां भी और तंबू भी। उसके बाद है तीसरा, छोटी जनसंख्या। छोटी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ के शिकारी जो समाज था, अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो इन समाजों की जनसंख्या बहुत कम होती थी। एक समूह में लगभग 20 से 50 लोग होते थे। छोटा समूह होने से आपसी सहयोग और एकता बनी रहती थी। परिवार और रिश्तेदारी का बहुत महत्व होता था। यानी छोटी जनसंख्या की अगर बात करें हम शिकार वाले समाज की, तो इसमें क्या होता था, लोगों की संख्या बहुत कम होती थी। लगभग एक समूह में इन्हें 20 से 50 लोग इनके रहते थे, और छोटे समूह में ही क्या होता था, इनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग होता था और इनकी एकता की भावना बनी रहती थी। और परिवार और रिश्तेदारी को भी ये बहुत ज्यादा महत्व देते थे। चौथी विशेषता क्या है, समानता पर आधारित समाज। इन समाजों में अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेद नहीं होता था। सभी लोग समान होते थे। भोजन संसाधनों को आपस में बांट लिया जाता था। भोजन और संसाधनों को आपस में बांट लिया जाता था। पुरुष आमतौर पर शिकार करते थे और महिलाएं फल फूल कंदमूल एकत्रित करती थी, परंतु दोनों का कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी इसमें क्या थी, समानताओं पर आधारित था ये समाज। इसमें किसी भी प्रकार का अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। लोग समान रहते थे, ठीक है, सभी लोग समान रूप से रहते थे। भोजन और संसाधनों को बराबरी से बांटते थे आपस में। और पुरुष क्या करते थे, ज्यादातर शिकार करते थे, और महिलाएं क्या करती थी, ज्यादातर वो फल फूल व कंदमूल को एकत्रित करती थी। परंतु दोनों का जो कार्य था वो समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। अब हम जानते हैं इसकी पांचवी विशेषता वो कौन सी है। पांचवी विशेषता में हमें दिया गया है कि निजी संपत्ति का अभाव। निजी संपत्ति का अभाव किस प्रकार से था कि जो शिकार एवं एकत्रीकरण समाज में निजी संपत्ति की भावना बहुत कम होती थी। जमीन, जंगल, पानी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होते थे। लोग केवल आवश्यक वस्तु ही अपने पास रखते थे। यानी निजी संपत्ति का यहाँ पे अभाव था। यहाँ पे जो निजी संपत्ति की जो भावना थी वो बहुत कम थी। लोग जमीन, जंगल, पानी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होते थे। लोग केवल आवश्यक वस्तुओं को ही अपने पास ये लोग रखते थे। यानी यहाँ पे निजी संपत्ति का अभाव था। ये निजी संपत्ति इनके पास नहीं थी कोई भी, और वो सिर्फ जंगल का और जमीनों का ही वो यूज करते थे। जो उनके पास संसाधन थे, जो केवल आवश्यक वस्तुएं होती थी, सिर्फ वो ही वो लोग अपने पास रखते थे। इसके बाद है सरल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। इन समाज में कोई औपचारिक सरकार या लिखित कानून नहीं होता था। समूह का नेतृत्व अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति करता था, लेकिन उसका अधिकार सीमित होता था। निर्णय आपसी सहमति के लिए जाते थे। यानी अगर हम बात करें सरल और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की, तो यहाँ पे क्या था, शिकारी जो समाज था उनमें कोई औपचारिक सरकार नहीं थी या फिर कोई उनका लिखित कानून नहीं था, बल्कि यहाँ पे क्या होता था, जो समूह का नेतृत्व करता था अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति, उसी को ही सारे अधिकार देते थे और अधिकार उसके पास ही सीमित होते थे। इससे क्या होता था, आपसी सहमति के लिए वो लोग वहां पे जाते थे। सातवीं जो विशेषता है वो है प्रकृति से गहरा संबंध। इन समाजों का जीवन प्रकृति से जुड़ा होता था। वे पेड़ पौधों, जानवरों, नदियों को पवित्र मानते थे। उनके धर्म और विश्वास प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित होते थे। वे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते थे और संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करते थे। यानी प्रकृति से भी इनका एक गहरा संबंध था।
क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए थे और वो पेड़ पौधों, जानवरों, नदियों को पवित्र मानते थे। उनका धर्म के प्रति विश्वास था, प्रकृति के प्रति विश्वास था, ठीक है? प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, उनके प्रति विश्वास था और वे संतुलन बनाए रखते थे पर्यावरण के बीच में और संसाधनों का जो दोहन है, वो बहुत कम करते थे। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो शिकार एवं एकत्रीकरण समाज मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाते हैं। इन समाजों की मुख्य विशेषताएं घुमंतु जीवन, छोटी जनसंख्या, समानता, निजी संपत्ति का अभाव और प्रकृति पर निर्भरता है। यद्यपि आधुनिक समाज बहुत विकसित हो चुका है, फिर भी इन समाजों में हमें सादगी, सहयोग और पर्यावरण संरक्षण की सीख मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पशुपालकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो पशुपालक है उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये भी जान लेते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन से किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। दूध, मांस, अंडे, ऊन जैसे उत्पादकों से क्या होता है कि उनकी जीविका चलती है। फिर भी पशुपालकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो उनके विकास में बाधा बनती हैं। वो कौन कौन सी कठिनाई है जानते हैं। पहली कठिनाई जो है, चारे और पानी की समस्या है। ठीक है, पशुओं के लिए हरा चारा, सूखा चारा और स्वच्छ पानी बहुत आवश्यक है, लेकिन कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी, भूमि की कमी और बढ़ती जनसंख्या के कारण चारे की कमी हो जाती है। गर्मियों में पानी की समस्या बढ़ती जाती है। ठीक है, इससे पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है और दूध उत्पादन में भी क्या होती है, हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, पशुपालकों के सामने एक बड़ी समस्या है, चारे और पानी से संबंधित। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वर्षा की बहुत कमी होती है और गर्मियों के दिनों में तो और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती है, जिससे पशुओं का जीवन जो होता है वो प्रभावित होता है और इससे उत्पादन भी हमारा कम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो समस्या है वो क्या है कि पशु रोग और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। पशु रोग और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी क्या है, एक बड़ी समस्या है पशुपालकों के सामने। पशुओं में खुराकपन, मुहकपन और गलघोटू या बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां हमें क्या देखने को मिलती है, फैलती हैं। यानी कि पशुओं में कई ऐसी बीमारियां हैं जो फैलती हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों और डॉक्टरों की भी कमी होती है। समय पर टीकाकरण और इलाज ना मिलने से पशुओं की मौत हो जाती है, पशु मर भी जाते हैं। इससे पशुपालकों को अधिक आर्थिक हानि होती है। यानी पशुओं की जो रोग हैं, उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है हमें ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे क्या होता है कि समय पे उन्हें टीकाकरण नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता, तो इससे पशु मर भी जाते हैं, जिससे पशुपालकों को आर्थिक हानि होती है। ठीक है, तीसरी समस्या है अच्छी नस्ल की कमी। अच्छी नस्ल के पशु अधिक दूध और मांस देते हैं, लेकिन सभी पशुपालकों को उच्च नस्ल के पशु उपलब्ध नहीं हो पाते। कृत्रिम गर्भधारण और प्रजनन सेवाओं की कमी भी एक समस्या है। परिणाम स्वरूप उत्पादन कम रहता है और आय घटती है। यानी अच्छी नस्ल के भी जो पशु हैं, कई बार पशुपालक उनको भी क्या पाते हैं, उपलब्ध नहीं कर पाते। ठीक है, चौथी जो समस्या है वो है वित्तीय समस्या है। अधिकांश पशुपालक छोटे और सीमित या कह सकते हैं हम सीमांत किसान होते हैं। ठीक है, अधिकांश पशुपालक छोटे और सीमांत किसान होते हैं। उनके पास पूंजी की कमी होती है। पशु खरीदने, चारा लाने, दवाइयां कराने और शेड बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बैंक से ऋण लेने में कागजी कार्यवाही और गारंटी जैसी समस्याएं आती हैं। इससे वे साहूकार पर निर्भर हो जाते हैं जो अधिक ब्याज लेते हैं। तो ये भी क्या है, वित्तीय संबंधित एक समस्या है किनके सामने, पशुपालकों के सामने। पांचवी समस्या क्या है, मार्केटिंग की समस्या। ठीक है, दूध और अन्य पशु उत्पादकों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कई बार बिचौलिए कम दाम पर सामान खरीद लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंडा भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज और परिवहन की सुविधा कम होती है, जिससे दूध खराब होने का डर होता है। इससे पशुपालकों को नुकसान होता है। यानी कई बार मार्केटिंग की भी समस्या के कारण क्या होता है, पशुपालकों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। छठी जो समस्या है, जानकारी और प्रशिक्षण की कमी। जानकारी और प्रशिक्षण की कमी के कारण भी ये क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है पशुपालकों के सामने। कई पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों, संतुलित आहार, टीकाकरण और स्वच्छता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी के कारण वे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उत्पादन कम रहता है। यानी कई बार आधुनिक तकनीकों की और संतुलित आहार, टीकाकरण, स्वच्छता के बारे में इन्हें जानकारी इतनी नहीं होती। प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी के कारण क्या करते हैं, वो पारंपरिक तरीके को ही अपनाते हैं जैसे वो अपनाते आ रहे हैं, और जिससे उनके जो उत्पादन है वो भी बहुत कम होता है। सातवीं जो समस्या है वो है प्राकृतिक आपदाएं।
सूखा, बाढ़ और अत्यधिक गर्मी या ठंड जैसी प्राकृतिक आपदाएं पशुओं पर बुरा प्रभाव डालती है। इन परिस्थितियों में चारे और पानी की समस्या बढ़ जाती है और पशुओं की मृत्यु हो सकती है। यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी क्या होता है कि जो पशुपालक हैं उनके सामने एक समस्या देखने को मिलती है हमें। कई बार क्या होता है, सूखा पड़ने के कारण, बाढ़ आने के कारण या अत्यधिक ठंड या गर्मी के कारण ये क्या करती हैं, जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो पशुओं के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है, और जितनी भी उनकी चारे और पानी से संबंधित समस्याएं हैं वो बढ़ती जाती हैं और कई बार पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक काफी बड़ी समस्या है पशुपालकों के सामने। अब हम जानते हैं इसके निष्कर्ष को। पशुपालन ग्रामीण आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु पशुपालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि सरकार बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं, सस्ती ऋण व्यवस्थाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उचित बाजार उपलब्ध कराए तो इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यानी अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो पशुपालन क्या कर रहा है, ग्रामीण आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रमुख है। ठीक है, और पशुपालकों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, बहुत सारी समस्या को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकार क्या करे, बेहतर पशु चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराएं या सस्ती ऋण व्यवस्थाएं निकाले, प्रशिक्षण कार्यक्रम निकालें और उचित बाजार उपलब्ध कराएं पशुपालकों को, तो इन समस्या को हम कई हद तक कम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि पशुपालकों की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।